नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आप जानते हैं चुनावों की घोषणा हो गई है, 7 चरणों में हुई है। सबसे लंबा चुनाव होने जा रहा है भारत के इतिहास में। 46 दिन तक जो है वो चुनाव होगा। इससे पहले कुछ कम दिनों में हो रहा था। लेकिन ये जो चरणबद्ध चुनाव हो रहे हैं, इनके मायने क्या हैं? आप जानते हैं कि इससे पहले एक कार्यक्रम में हमने आपको ये बताने की शुरुआत की थी। 3-4 चरणों तक पहुँचे थे और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि इसको और अच्छे से करेंगे। और उसी श्रृंखला में आज हम अपना बोर्ड, अपने मैप, अपने नक्शे और हमारे कार्तिकेय बत्रा जी जो हैं उनको ले करके जनता के बीच ही आ गए हैं, यानी कि स्टूडियो से बाहर निकल करके। क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, लोक बहुत ज़रूरी है लोकसभा के चुनाव में। तो लोक जगत में आके और इसके बारे में, इन नक्शों के बारे में, इन चुनावों के बारे में चर्चा यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले तो कार्तिकेय बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। पहले ये बताओ, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हाँ? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि जैसे ये कार्यक्रम खत्म होगा तो यहाँ से बहुत ही आलीशान समोसे और छोले भटूरे मंडी हाउस की बीएम स्नैक्स कॉर्नर से आपके लिए खरीदे जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। आपके बहाने हम भी खाएंगे। दैट इज द ऑपरेटिव पोर्शन। जैसे जजमेंट में ऑपरेटिव पोर्शन होता है, वैसे ही। आइए शुरू करते हैं और मैप के बारे में बात करते हैं और लोकसभा के चुनाव को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप इस नक्शे में देख रहे हैं, ये है इंडिया का नक्शा। अलग अलग रंगों में 7 चरणों में चुनाव बटे हुए हैं। तो कार्तिकेय, ओवर टू यू। बहुत इंटरेस्टिंग है संकेत। हमने जो शुरुआत उस दिन करी थी, हमने ये नोटिस किया था कि काफ़ी लंबा चुनाव है। आपने जो 46 डेज कहा, तो दर्शकों को समझा दूं, जो संकेत कह रहे हैं वो फर्स्ट डेट से काउंटिंग डे का इंटरवल है। तो वो 46 डेज काउंटिंग डे तक का इंटरवल है, वो 46 डेज, और वो लॉन्गेस्ट है, मतलब एटलीस्ट इन रीसेंट हिस्ट्री। अब फेज़ 1 में 102 सीटें, फेज़ 2 89, फेज़ 3 94, फेज़ 4 96, आखिरी 3 फेज़ 49, 57, 57। तो बेसिकली संकेत, मेजॉरिटी चुनाव आपका पहले 3-4 फेजेस में हो जाएगा। हाँ। और आखिरी जो 3 फेज है उसमें कम सीटें जा रही हैं। अब आपने ना केवल यहाँ पे इंडिया का नक्शा लगाया है, बट यहाँ पे आपने राज्यवार भी नक्शा लगाया है। एक चीज जो यहाँ पर बता दें, ये देखिए, ये है इलेक्शन फेजेस। इसमें आप ये जानकारी देखिए। प्रथम चरण में 102 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, माफ कीजिएगा, असेंबली निकलता है मुझे से, पार्लियामेंट्री और 21 राज्यों में 21 राज्यों में। सेकेंड फेज में 89 यानी कि 89 13 राज्यों में। फिर थर्ड फेज में 94, फोर्थ फेज में 96, उसके बाद फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ फेज में, जैसे कि कार्तिकेय कह रहे थे, नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज बहुत कम हो जाती हैं, यानी कि 49, 57, 57, और राज्य भी कम हो जाते हैं। 8 राज्य, 7 राज्य और 8 राज्य। कुछ इसमें इंटरेस्टिंग थीम्स भी है संकेत, जो मैं नोटिस करी कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो एक फेज में ही जा रहे हैं, वो एक तरफा राज्य है। जैसे कि केरल है, तमिलनाडु है, गुजरात, आंध्रा है, तेलंगाना है। हाँ, गुजरात। मेरा मतलब है तो कि एक एक करके बात करते हैं। पहले तमिलनाडु पूरा, ये तो फर्स्ट फेज ही है। येलो मतलब मैं इसमें ये क्लैरिफाई कर दूं कि मैं इलेक्शन कमीशन की शेड्यूलिंग में कोई डाउट नहीं कर रहा। मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ कि अगर आप वो स्टेट्स देखें जो एक बार में जा रहे हैं, तो वहाँ लगभग पता है कि किस तरफ हवा बहने वाली है, मोर और लेस। हाँ, जैसे कि तमिलनाडु में पता है कि इंडिया आगे रहेगा, केरल में पता है इंडिया, गुजरात में पता है ना। हरियाणा में पता है कि लीड में इंडिया रहेगा, हालांकि कांग्रेस अच्छा कर सकती है इस बार। पंजाब में पता है इंडिया अलायंस आगे रहेगा। हिमाचल में पता है इंडिया आगे रहेगा। उत्तराखंड में पता है इंडिया आगे रहेगा। लेकिन जो बड़े राज्य हैं, जो इनफैक्ट बड़े नहीं, जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड राज्य हैं पॉलिटिकली, अब ये एक कोरिलेशन है। प्लीज मेरी बात को ये मत मानिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल को नहीं, आप मैप के माध्यम से, मैं बस आपको एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ कि जहां मामला एक तरफा लग रहा है पॉलिटिकली, वहां पर एक ही दिन में इलेक्शन है। बट अगर हम कुछ ऐसे स्टेट्स में आते हैं जिनको हम स्विंग स्टेट्स कहेंगे, जैसे कि महाराष्ट्र में 5 फेजेस में चुनाव हो रहा है, पिछली बार 4 में हुआ था। आपने जैसे ये बात बोली, बहुत सारे लोगों की रुचि एकदम से इसमें बढ़ी है। बंगाल में 7, आप देख सकते हैं, लोग यहाँ देख रहे हैं। बंगाल में इट्स अ 7 फेज इलेक्शन, बिहार में इट्स अ 7 फेज इलेक्शन, यूपी क्योंकि बड़ा है तो ऑफ कोर्स 7 फेज इलेक्शन, मध्य प्रदेश में मल्टी फेज, छत्तीसगढ़ भी मल्टी फेज इलेक्शन। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब क्योंकि आपने ना केवल भारत का मैप यहाँ पे दिखाया है, आपने स्टेट वाइज भी दिखाया है, तो हम कुछ स्टेट वाइज भी बात कर सकते हैं। आपको मैं ये लिबर्टी देता हूँ कि आप पहला राज्य चुने। हालांकि मेरी पसंद इस समय बिहार है, क्योंकि बिहार में परसों जो सीट शेयरिंग हुई है एनडीए की, वो बहुत इंटरेस्टिंग हुई है। तो यहाँ पर हमने, क्योंकि स्टेट्स को समझना चाहते हैं, तो उसको हमने ब्रेकअप किया है। तो हमारे पास बिहार का नक्शा है, यूपी का, ये सब
मल्टी फेज्ड चुनाव यहाँ पर होने वाले हैं, जैसे कि पहले भी होते आए हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन राज्यों पर फोकस रहेगा और शुरुआत बिहार से करते हैं। क्यों संकेत बिहार इंटरेस्टिंग है? आपने अगर सीट शेयरिंग देखी हो, पहले आप ये बताइए, नीतीश जी को 16 सीट है, हाँ, बीजेपी को 17 सीट है। हाँ। व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? गणित है, राजनीतिक गणित है, क्योंकि बीजेपी को मालूम बहुत है। सरप्राइज था कैसे सरप्राइज? कि नीतीश जी को इतनी सीटें मिली। नहीं, क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि नीतीश जी इस समय वो फोर्स नहीं है जो 2019 में थे। हाँ, और नीतीश जी का अगर चेहरा चलना भी है तो ज़्यादा असेंबली में चलेगा। नीतीश जी को 16 सीटें कंसीड करना मतलब बीजेपी ने अपनी सीटों के कोटे में से उन्हें सीटें दी हैं। तो इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि एक रियलाइजेशन है, अच्छा, कि ये करना होगा, क्योंकि जो सीट उनके पास हैं और जो नीतीश कुमार के पास हैं, देखिए ये वो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसने पहले तो चिराग पासवान की पार्टी में स्प्लिट करा दी। चाचा जो हैं वो एनडीए के साथ चले गए, लेकिन चिराग पासवान ने साथ छोड़ा नहीं। और अब जब लोकसभा की सीट बटी तो 5 सीट चिराग पासवान को गई। जेडीयू ने करवाई थी, बिल्कुल कराई थी। हाँ। कहने का मतलब ये है कि वो भाई अल्टीमेटली वो एनडीए में आए ना। करेक्ट। एनडीए क्या बिना बीजेपी की मर्जी से एनडीए चलिए, चलता है? हमारा अलग हो सकता है मत, लेकिन मेरा ये कहना है कि जेडीयू को और नीतीश कुमार को जो आपके आंकलन के हिसाब से जो ज्यादा मिल रहा है, आई लुक एट इट एज प्योर पॉलिटिकल कैलकुलेशन, क्योंकि नीतीश कुमार जो वो पुश देंगे ना परसेंटेज पॉइंट्स का, 5, 6, 7% का, बीजेपी ने एक रिस्क जो इसमें लिया है, अगर बीजेपी 25 सीटें लड़ती और उसका स्ट्राइक रेट 70% होता, 80, तो वो 20 सीटें लाती। अब 17 में अगर वो 80% का स्ट्राइक रेट रखती है तो वही सीटें 14-15 रह जाती हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, बीजेपी ने अपनी किटी से जेडीयू को सीटें देकर अपने सीटों के चांसेस को कम किया है। इसके पीछे कोई एक रीजन है, या तो वो ये है कि वो समझ गए थे कि बात नहीं बन रही और नीतीश जी चाहिए, या नीतीश जी ने बहुत हार्ड बार्गेन खेला है। दोनों में से कुछ भी हो, इसीलिए मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं कर बता दूं आपको, बिहार में 7 फेज का चुनाव है। जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सीटों का, उसमें मेजॉरिटी सीटें जेडीयू को कहाँ मिली है? ईस्टर्न बिहार में, ये सीमांचल वाले इलाके में। हाँ, ये इलाका माइनॉरिटी डोमिनेटेड है बिहार का, और जेडीयू को मैक्सिमम सेकंड फेज में, ये सेकंड फेज में। फर्स्ट फेज इज द साउथ ऑफ बिहार। ये जमुई, यहाँ पे चिराग पासवान की पार्टी स्ट्रांग है, इसमें से जमुई भी है मेरे ख्याल 40 नंबर सीट अगर हम देखेंगे, इनमें से आई थिंक 40 इज जमुई लिखा हुआ है। हाँ, जहाँ से चिराग पासवान स्वयं से सांसद है। इनफैक्ट ये बेल्ट यहाँ पे इधर एलजेपी स्ट्रांग रहेगी। ठीक है। अब अगर हम फेज 2 पे आए, फेज 2 इज ये वाला हिस्सा, ये वाला। यहाँ मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस का कॉन्टेस्ट होगा, और मैं तो ये मानता हूँ संकेत, इस सीट डिस्ट्रीब्यूशन से इंडिया अलायंस खुश होगा। अच्छा, एनडीए के इस सीट डिस्ट्रीब्यूशन से इंडिया अलायंस खुश होगा रिलेटिवली, क्योंकि जेडीयू की जितनी सीटें हैं वो उतनी पुख्ता नहीं होंगी जितनी बीजेपी की होंगी। तो यहाँ पे एनडीए के खिलाफ, नॉट अगेंस्ट बीजेपी बट एनडीए के खिलाफ इंडिया को एक ओपनिंग दिख सकती है अगर वो इस एरिया में चुनाव अच्छा लड़ते हैं तो। फेज 2 ये हो गया। फेज 3 लगभग लगा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा जो ये सुपौल वगैरह का एरिया है, यहाँ पे नीतीश कुमार जी का अच्छा खासा वोट माना जाता है इस एरिया में। सुपौल 8 नंबर है, ये 8 नंबर। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं फेज नंबर 4, 5, अब हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग एरिया है, तिरहुत। करेक्ट। ये जो नॉर्थ वेस्टर्न बिहार है, ये तिरहुत का इलाका है जहाँ पे अपर कास्ट वोट काफी अच्छी मात्रा में रहता है, और यहाँ बीजेपी ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग रही है। जो आखिरी फेज जा रहा है संकेत, ये वाला, वो आरजेडी का स्ट्रॉन्ग एरिया है। आरजेडी का स्ट्रॉन्ग एरिया ये हरा और ये थोड़ा सा ये पीला वाला। ये जो सीटें हैं, मगध, भोजपुर, पिछली बार का अगर आप मार्जिन्स का मैप निकालेंगे बिहार का, सबसे कम मार्जिन्स आपको इस एरिया में दिखेंगे, और ये यूपी से सटा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जहां पर आरजेडी को 19 के आंकड़े लेकर एडवांटेज हो सकती थी, वो वाला एरिया आखिरी फेज में चुनाव में जा रहा है। तो इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट वोटर्स पे क्या होगा, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। फेज 2 में डेमोग्राफिकली सेंसिटिव एरिया जा रहा है इलेक्शन में, तो क्या उसका एक पोलराइजेशन इफेक्ट हमको बाकी फेजेस में देखने को मिल सकता है या नहीं, ये एक अनदर क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे ये देखें, बिहार का ये जो मैप है ना, जो ये एरिया बता रहे थे अभी कार्तिकेय, अगर आप देखें बिल्कुल यही रंग, इसके बगल का राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का जो एकदम सटा हुआ इलाका है बिहार से, वो भी यही स्टेज है और यही फेज है, यही रंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यानी कि बनारस से लेकर के और उसके बाद ये पूरा इलाका
जिसको आरजेडी बेल्ट कहा जाता है, ये एक साथ वोट करने जाएगा। तो माहौल यहाँ पर एक साथ तैयार होगा और आप तमाम बात कर सकते हैं कि ये किसको इंटरेस्ट करेगा, किसको लाभ देगा। वो कार्तिकेय की बात है और विश्लेषकों की बात है, उसमें क्योंकि ये विश्लेषण है तो ये मैं विश्लेषक पर छोड़ूंगा। ये विलंब में बढ़ा जाएगा। अगले राज्य के पास चलते हैं, उत्तर प्रदेश, हमारा गृह राज्य। और उसके मुझे बारे लग में रहा है बात थोड़ी रुचि बढ़ रही है लोगों में, तो आप हाँ। लोगों से भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे। तो अगर बात करने के इच्छुक होंगे, उत्तर प्रदेश में हाँ। भी 7 फेज इलेक्शन है संकेत, और इस हाँ। बारे में थोड़ी सी हमने बात पिछली बार कही थी हाँ। कि जो फेज 1 है, ये पीला वाला, यहाँ पे चांसेस इंडिया अलायंस के बन सकते हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऐसा है। हाँ। तो सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत से कल बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आई है। हाँ। क्या वरुण गांधी जी को टिकट मिलेगा? हाँ। तो जो बात चल रही है कि शायद नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, अभी बहुत लोगों की सांस अटकी हुई है। अगर नहीं मिलेगा तो वो वहाँ क्या होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि फिर एक वो बात किस पार्टी में चले मैंने एक जाएंगे। सोर्स ये सुना कि बात ये भी चल रही है वहाँ से जितिन प्रसाद को उतारने की, अगर वरुण गांधी नहीं लड़ते और समीकरण नहीं बैठता। देखिए 2-2.5 दिन हो गए हैं बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी मीटिंग को, और मेरे ख्याल से पता लग ही जाएगा, ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो खैर, Is it, संकेत, हाँ। $1 million question, हाँ। is it possible that none of the Gandhis fights from UP this time? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन। क्योंकि आप देखिए सोनिया गांधी चली गई राज्यसभा, और फ्रैंकली प्रियंका गांधी इंटरेस्टेड नहीं है, जो खबर सामने आ रही है। ये अब विश्लेषक की खबर नहीं है, बिल्कुल, ये बिल्कुल पत्रकार की नहीं, खबर है। ये तो खबर वो है जो कि द रेड माइक पर हम लोग प्रसारित भी कर चुके हैं। इनफैक्ट अमेठी और रायबरेली से लोग आकर के यहाँ कह रहे हैं कि गांधी परिवार क्यों त्याग रहा है, उसको आना चाहिए। लेकिन अभी तक वो स्थिति स्पष्ट नहीं की है। देखिए स्थितियाँ थोड़ी सी गड़बड़ हैं रायबरेली और अमेठी में, जो कि बाय द वे इस फेज में जा रहा है। ये वाला जो फेज है विच इज़ गोइंग टू बी, आई थिंक मैप देखते हैं, 6th फेज। ये 6th फेज में होगा रायबरेली और अमेठी, जहाँ तक मतलब मैं 5th और 6th फेज में कंफ्यूज हो रहा हूँ। 5th लग रहा है। हाँ, 5th और 6th में हम लोग हाँ। कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन मतलब इन्हीं दोनों फेजेस में से एक है। तो क्या है कि यहाँ पर साइकोलॉजिकली कांग्रेस पार्टी को अटैक करने के लिए कार्तिकेय, भारतीय जनता पार्टी कोई मौका नहीं चूकेगी, कोई मौका नहीं छोड़ेगी। और एक तरफ तो आप जानते हैं स्मृति ईरानी हैं जो पिछली बार हरा चुकी हैं, और दूसरी तरफ आप जानते हैं अभी अभी ताज़ा समाजवादी पार्टी के जो चीफ व्हिप थे वो क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी के पक्ष में आए, और वो रायबरेली उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो क्या वो यहाँ पर प्रत्याशी होंगे जिनको पूरा बल और तंत्र का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी उनको 36 और सपोर्ट करे? 37 है। हाँ, तो ये 5th फेज है, दिस इज ऑल फेज 5। तो यहाँ हो रहा है ये, आप ये समझिए ये अवध का इलाका है, इसमें लखनऊ भी है, इसमें वो सब है। तो अब ये संकेत इसमें इलाहाबाद और कानपुर भी जोड़ देंगे, हालांकि मैं इनसे सहमत नहीं हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ये अवध से अवध का हिस्सा है। तो हम इनको उतना कानपुर से लेके इलाहाबाद तक सब अवध। हाँ, मुझे मालूम है आपने रिसर्च की हुई है अवध पर, लेकिन ये अवध है जो हम मानते हैं। भाषा ये के अवध आधार इनके पर, दिल में बसता है, भाषा के और आधार एक अवध हमारी किताबों में बसता है। हाँ, तो हाँ। कोई बात नहीं, हम दिल से चलेंगे। दिल से चलेंगे। तो यूपी का अगर आपने जो की बात छेड़ी दी है, हाँ। ये जो पीला वाला हिस्सा है फेज 1, यहाँ पे अच्छे चांसेस लगेंगे इंडिया अलायंस के। देखिए अच्छे का मतलब क्या है, अच्छे यूपी हमें पता है किस तरफ जा रहा है, लेकिन अच्छे का मतलब होता है रिलेटिव परफॉर्मेंस। हाँ। तो रिलेटिवली पहले फेज में अच्छा करने की उम्मीद है। हाँ। सेकेंड फेज नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ सीटें थोड़ी जाट डोमिनेटेड है, वहाँ क्या रुख होगा ये पता नहीं, हाँ। लेकिन ये यूपी में बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाएगा। हाँ। मथुरा की सीट भी इसमें आएगी जहाँ हम होकर आए, हाँ। प्लस अलीगढ़ का इलाका में अब आप पहुंच रहे हैं, करेक्ट। वहाँ पे लोध राजपूत वगैरह का वोट ठीक ठाक है बीजेपी का। अब जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ आते लोगों को जाएंगे, इंटरेस्ट आ रहा है। ये बताओ रायबरेली अमेठी में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को जाना चाहिए या नहीं चुनाव लड़ने? भैया ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अच्छा नेतृत्व कर रही है पूरे भारतवर्ष में। हाँ। और जिस प्रकार से कार्य, सवाल तो मैंने गांधी परिवार का कांग्रेस का पूछा था आपसे। हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप? ये पूछ रहा हूँ कि उनको लड़ना चाहिए कि नहीं रायबरेली और अमेठी से, उनका तो गढ़ माना जाता था। देखिए कांग्रेस जो है हर क्षेत्र से लड़े, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा, लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। मेन बात क्यों? बिल्कुल एकदम ये main बहुत बात। अच्छी बात हाँ। कही इन्होंने कि देखिए हम किसी एक पार्टी के साथ अपने आप को ना जोड़ते हुए जो Correct। विपक्ष का इंस्टीट्यूशन है, जो संस्थान है हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, उसका जो बताया अभी दर्शक ने, एक बहुत अहम स्तंभ है विपक्ष। हाँ।
तो अगर विपक्ष कमजोर रहेगा तो जो इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। तो इस बात से मैं सबसे लेकिन सहमत हूं। इनका भी ये मानना है कि अपना गढ़ नहीं त्यागना चाहिए, वो लड़ना चाहिए उनको वहां पर, और अभी ऐसे कुछ आसार खास दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो यूपी। अब अगर हम बात करें फेज 3 की, संकेत की पिछली बार भी हमने बात की थी, हाँ। तो फेज 3 में देख पा रहा हूँ संभल, फेज 3 में मैं देख पा रहा हूँ बदायूं, हाँ। फेज 3 में मैं देख पा रहा हूँ आंवला। हाँ। आंवला सीट से एक बार मेनका गांधी लड़ चुकी हैं। हाँ, बिल्कुल 25 में बरेली है तो इस फेज में। फिर उसके बाद अगर आप आए मैनपुरी, एटा हाँ, और आगरा हाँ, और ये। फिरोजाबाद, और उसके बाद हाथरस ये सब और इलाका होगा। फतेहपुर सीकरी। हाँ, तो ये मेरे ख्याल से या ये- तो फेज 2 और फेज 3। ये फेज 3 है। फेज 3 ये। ये अब हम वी आर एंटरिंग द यादव बेल्ट। हाँ, यहाँ से यादव बेल्ट शुरू हो जाती है, जिसको हम जो उनका स्ट्रॉन्ग एरिया, जैसे 21 नंबर ये मैनपुरी की सीट। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक बहुत इंटरेस्टिंग और रोचक चीज़ पता चली। बहुत सारे यादव इस इलाके के अपने आप को बाय एक्सटेंशन अब ऐसी स्थिति नहीं है कि वो अज्यूम करके आप बैठिए कि ये समाजवादी पार्टी को ही वोट करेंगे। उसमें भी एक यहाँ शायद बहुत age सारे wise split है कि एज वाइज youth- स्प्लिट है। हाँ। यहाँ तक कि एक विश्लेषक थे, जब मैं वहाँ जाना हुआ ट्रैवल करना यूपी इलेक्शन में, तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी गाड़ी के पीछे यदुवंशी लिखते हैं, Okay. यादव नहीं लिखते हैं, इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट। तो ये बीजेपी क्या करना चाह रही है, आप देखिए बसपा के वोटर्स को बीच में से स्प्लिट किया, जाटव और नॉन जाटव, जाटव। और उसी तरीके से यादव में एक वर्टिकल उसके स्प्लिट पहले ओबीसी में किया, ओबीसीज में किया। यादव एंड नॉन यादव ओबीसी, और अब यादव में। अब आप बताइए। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये बिल्कुल मतलब कैसे आप स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के अंदर घुसे, ये प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लगातार जारी। अगला फेज में हम जिसे मैं कहूँगा अवध की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ। इसमें फरुखाबाद है 40, अब अच्छा इटावा और कन्नौज, ये भी दो इंपॉर्टेंट सीटें हैं हाँ। समाजवादी पार्टी के लिए, 41, 42। करेक्ट। यहाँ अच्छा करने की उम्मीद रहेगी। हाँ, बाकी हरदोई 31, 32 में मिश्रिक सीतापुर में आता है ये, फिर उन्नाव 33 नंबर, 43 नंबर है हाँ, तो ये आपका सब phase कानपुर, 4 है। 44 अकबरपुर। कानपुर संकेत and all is अब phase 4। बेसिकली आप बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड में आ गए। सेंट्रल यूपी में आ अवध गए। इस बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड। Correct। अगर इसमें बुंदेलखंड भी मिला लो, हाँ, ये पूरा बेल्ट बीजेपी का स्ट्रॉन्ग एरिया माना जाएगा। Correct। टिल द टाइम यू आर इनटू अब पूर्वांचल। देखिए ऐसा है कि बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड तो जो पार्टी 73 ले आई 80 में से और 65 ले आई, तो पूरा स्टेट ही मैं स्ट्रॉन्ग क्यों होल्ड कह रहा हूँ कि 2022 के असेंबली में, स्ट्राइक रेट। हाँ, 22 के असेंबली में जब समाजवादी ने अच्छा किया था, हाँ। तब भी बीजेपी ने ये एरिया ये एरिया स्वीप किया कहने था। का मतलब है कि जो वोटर ऐसा है जो असेंबली में जाता है एसपी को और बीजेपी को जाता है लोकसभा में, हाँ, वो वोटर यहाँ नहीं है। यहाँ पे वो वोटर जो कहता है बीजेपी ही बीजेपी। हाँ। और ये अवध का इलाका है, आपको पता है कि अपर कास्ट का डोमिनेंस रहता है यहाँ, Correct। नंबर्स में नहीं बट पावर में। हाँ, तो इस वजह से यहाँ बीजेपी का स्ट्रांग होना बहुत लाजमी सी बात है। बुंदेलखंड में भी, जो कि 5वें फेज में जाएगा। ये वाला एरिया जो है ये बुंदेलखंड है आपका, बांदा, झांसी, ललितपुर, जालौन, ये वो सब इलाका है जो हमीरपुर। कि यानी कि अवध और बुंदेलखंड ये जाएगा 5th फेज में। और ये सारी चीजें जो हैं ये बीजेपी का एकदम जिसे कहते हैं जहां पर स्ट्राइक बहुत रेट strong है। ऑलमोस्ट 100% अब बीजेपी का 6th रहा। फेज में आप आएंगे आजमगढ़ वाली बेल्ट में। यहाँ पे कुछ यहाँ कमाल करने 2022 की में 2022 बाइपोल हुआ में था। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने इस इलाके में खास तौर से ये 6ठे और 7वें फेज वाला यहाँ पर इनरोड्स 6ठे में ज्यादा, 7वें में कम, 6ठे में ज्यादा। इस फेज में इनरोड्स किए थे, मतलब सेंध मारी थी। और यही चीज इस बार एड्रेस करने की कोशिश की है बीजेपी ने, जब ओपी राजभर को भी साथ ले लिया, उनको यूपी की कैबिनेट में ले आए। तमाम कोशिशें ये हो रही हैं कि हर छोटी छोटी तरीके से गठबंधन करके जो बिहार फार्मूला है उसको यूपी में भी उतारा जाए, ताकि कोई कमी ना रहने पाए। ये 69 नंबर देख रहे हैं संकेत, हाँ। ये आजमगढ़ की सीट है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से एसपी अच्छा करने की कोशिश करेगी। और यहाँ से आजमगढ़ बीजेपी से के निरहुआ जी हैं। आजमगढ़ से अखिलेश यादव सांसद थे, रिजाइन करके गए असेंबली, बायपोल समाजवादी पार्टी हार गई, तब निरहुआ जी आए। करेक्ट, एब्सोल्यूट। आजमगढ़ का लॉस बहुत बड़ा एक लेटडाउन था समाजवादी पार्टी। क्योंकि ये जिसे आप माने आजमगढ़ जो है उसको मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन की बहुत जबरदस्त माना है। फैक्ट्री माना जाता है, लेबोरेटरी माना जाता है। ये पूरा बेल्ट बट मोस्टली आजमगढ़ जी। हाँ, तो ये हो है गया यूपी हमारा। का हाल। हाँ। अब आइए कुछ और राज्यों के बारे में बात करें। पश्चिम बंगाल हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये बहुत रोचक मुकाबला होगा। क्यों करें पश्चिम बंगाल की बात? ये यूपी से। आप यूपी से हैं? हाँ क्या जी। नाम है आपका? सुधांशु त्यागी। अच्छा बताइए त्यागी जी, आप तो पश्चिम पहले यूपी से हमसे होंगे। कितना अग्री करते हैं आप? सर एग्री तो मैं तो अभी आया हूँ, बट स्टिल जो मैं वेस्ट यूपी का थोड़ा बता सकता हूँ कि इसमें
देखा जाए तो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड अभी दिख रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए जो कांग्रेस है वो तो एक तरीके से यूपी में तो बस काम ही चला रही है कि टिकट ज़्यादा है और लेने वाले कम हैं, तो वो चल रहा है। रही बात अखिलेश की, तो पिछली बार भी ऐसे ही था और इस बार भी ऐसे ही है कि वेस्ट से अगर हम इलेक्शन देखें, ये वाले जो है जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, इनमें और स्टेट इलेक्शन में फ़र्क है। स्टेट इलेक्शन में फिर भी अखिलेश अपनी सीट ला सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए इसमें नहीं ला सकते। इसमें बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। क्यों? कारण सारा जो अपोजिशन है वो कोई इधर जा रहा है, उनकी अभी तक अलायंस नहीं पूरी हो पाई है। अगर वो अब से ये काम जो अभी सीटों का जो बंटवारा है, ये अब से कम 1 साल पहले हो जाना चाहिए था। तो बीजेपी ने कहाँ कर लिया 1 साल पहले, वो भी तो अभी कर रहे हैं सर वो तो उनके भी गठबंधन। आप देखिए यहाँ बिहार का गठबंधन अभी फाइनल हुआ है। उनको जरूरत क्या है, उनको जरूरत क्या है गठबंधन की? इंटरेस्टिंग बात है, ये सही बात बोल रहे हैं। उनको जरूरत ही नहीं है। जरूरत उन्हें है जो वोट बटोरना चाहते हैं, उनके पास तो पहले से ही फिक्स्ड है। ये जनता है, सब जानती है। उनके मतलब बिल्कुल सही बात है। जब लोग कहते हैं कि बीजेपी का गठबंधन तो अभी तक नहीं बना, तो सवाल ये पूछना चाहिए उसको जरूरत है भी। ज्यादा डेस्परेशन किसको होनी चाहिए गठबंधन की इस समय? तो ये बात बहुत पते की कही है। हाँ बिल्कुल। आइए पश्चिम बंगाल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर भी फेज वाइज द डिस्ट्रीब्यूशन मदर ऑफ ऑल बैटल्स, मदर ऑफ ऑल बैटल्स है ये। आप ये समझिए पिछली बार भी 2019 में यूपी से भी ज्यादा, यूपी एक्चुअली अब क्या है, इतना फोरगॉन कंक्लूजन 2 बार से चुनाव में हुआ कि यूपी से ज्यादा रोचक पश्चिम बंगाल होता आप चला हमारे गया। 4 स्विंग स्टेट्स बताइए जो मैं शुरू से कह रहा हूँ। आप मैं नहीं स्विंग स्टेट्स जो हम शुरू से बात कर रहे हैं जिनकी, बिहार को मैं डेफिनेटली स्विंग में मानता हूँ। मैं महाराष्ट्र को स्विंग में मानता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कर्नाटका भी बहुत हद तक स्विंग हो सकता है, और पश्चिम बंगाल तो है ही, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी अपनी 2021 की हार का चुनावी बदला लेने की पूरी कोशिश करेगी। बिल्कुल सही जवाब। चारों वही हैं जो हमने डिसाइड किए थे आपके बोर्ड पे। हाँ। पहली बार जब आपका किया था, बोर्ड नहीं, बत्रा जी का हमारा बोर्ड। बोर्ड। तकरीबन 150 से 160 सीटें इन 4 राज्यों में, और ये डिसाइसिव होंगे। डिसाइसिव किस बात में? टू टेस्ट कि बीजेपी 272 क्रॉस करती है या नहीं। हाँ। अगर इन राज्यों में विपक्ष, क्या चीज आपको उस सवाल का जवाब मिल गया जो आप एनडीटीवी पे कह रहे थे जब नरेंद्र मोदी ने शपथ में। आप ही हो ना एनडीटीवी पे? मैंने छोड़ दिया। नहीं, आप थे उस वक्त। मैंने देखी थी वो न्यूज़। आपने कहा था कि नरेंद्र मोदी को अब कोई आदमी हराएगा नहीं। आप ही हो ना वो इंसान एनडीटीवी पे? आपने मुझे याद नहीं है मैंने ऐसा बोला है, लेकिन वो इनविंसिबल अभी इस मैप के हिसाब से भी लग रहे हैं। आपने एनडीटीवी बोला था, और किसी ने आगे से, अभी शपथ ग्रहण हुआ नहीं था नरेंद्र मोदी साहब का प्रधानमंत्री पद का, और आपने कुछ कमेंट्स किया था, और आगे से किसी ने रिप्लाई किया था कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो अगर उस इंसान को, जो कि नरेंद्र मोदी साहब तो व्यापारी हैं, व्यापारी आदमी को ज़्यादा हराना मुश्किल नहीं होता, लेकिन व्यापारी को राजा भी नहीं हरा सकती और प्रजा भी नहीं हरा सकती। व्यापारी को हराते हैं फक्कड़। जिस दिन आपको लगे कि मेरा इंटरव्यू आपने लेकर ऑडियंस को दिखाना है, उस दिन मैं 10 मिनट के अंदर साबित कर दूंगा कि वो व्यापारी है। बहुत बढ़िया। यही है, एवरीवन ओपाइंस, हर किसी के बड़े मजबूत व्यू पॉइंट्स होते हैं। मैं अभी आपके पास आता हूँ, आप बताइएगा अपनी पूरी बात। पश्चिम बंगाल के बारे में बात करते हैं। पश्चिम बंगाल का बहुत इंटरेस्टिंग है संकेत। द इलेक्शन इज स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ बंगाल, बीजेपी का स्ट्रॉन्ग एरिया। यहाँ पे बीजेपी ने 3 सीटें जा रही हैं। कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी। आप ये मान के चलो, ये जो पूरा बेल्ट है ना, हाँ ये बीजेपी का गढ़ है बंगाल में। हाँ एकदम गढ़। हाँ। और यहाँ पे बीजेपी का अच्छा करना, फिर रिपीट करना कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होगा। फेज 2 में आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, बीजेपी यहाँ भी अच्छा करेगी। अब नीचे आते आते सोचिए, ये मेरे ख्याल पिछली बार भी ऐसे हो ना, 3-3 सीट सब, देखिए 3-3 सब अच्छा दैट वे। हाँ। फेज 3 में आते आते अब आप यू आर मूविंग टुवर्ड्स द मुस्लिम बेल्ट, मालदा, मुर्शिदाबाद वगैरह। यहाँ पे कांग्रेस भी अपना गेम खेल रही है, और वो टाई अप ना होना तृणमूल कांग्रेस वो यहाँ पे डेंट कर सकता है। वो यहाँ पर डेंट कर सकता है। यहाँ पे और कुछ थोड़ा बहुत इन फेज 4, तो 3 और 4 में वो बेल्ट जाएगी। तो यहाँ पे डेंट हो सकता है तृणमूल को कांग्रेस, बट मोस्टली जो है आप बीजेपी के स्ट्रॉन्ग एरिया शुरू कर रहे हैं, फिर आप मुस्लिम बेल्ट की तरफ जा रहे हैं। ये अब तृणमूल का इलाका है साउथ बंगाल। इसमें संदेश खाली का खेला यहाँ होगा या नहीं? बीजेपी ने ईस्टर्न साइड मथुआ बेल्ट और वेस्टर्न साइड झारग्राम, जंगल महल, यहाँ पिक्चर अच्छा किया था। और बीजेपी की कोशिश होगी कि इसको एक्सपैंड करके अंदर ले जाया जाए, और ममता जी की कोशिश होगी कि अपना एरिया को और एक्सपैंड करके बीजेपी को यहाँ से निकाला जाए। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि बंगाल के जो फेजेस 4, 5, 6, 7 ये बहुत इंटरेस्टिंग होंगे।
1 2 3 मोटा मोटी पता है क्या होगा। नहीं, वहाँ Four- सीट्स भी कम है ना, ये देखिए सीट्स भी असली कम है। कॉन्टेस्ट यहीं से शुरू 4 होता है। 5 6 7 हाँ। मतलब बंगाल के लोग जो हैं वो 13 मई 20 मई 25 मई और 1 जून ये बहुत डिसाइसिव यानी कि आप ये समझिए जो असली कैंपेनिंग और फायरवर्क्स है वो आपको करेक्ट यहाँ होते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल ये बहुत क्रूशल हो जाता है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो संदेश खाली हुआ था वो उसका चुनावी रूप से और राजनीतिक रूप से उसके परिणाम क्या होंगे वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे, और ख़ास तौर से इस इलाके में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि यहाँ पर बीजेपी किसे क्या वो अपना वोट शेयर 2019 और 2021 विधानसभा से बेहतर कर सकते हैं या नहीं। बीजेपी का मानना है होगा, लेकिन ममता बनर्जी भी उनको कम आंकना कार्तिकेय जी सही नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये जी बिल्कुल सही। तो अगर आप देखें फेज़ 1 कूच बिहार अलीपुरद्वार जलपाईगुड़ी, फेज़ 2 दार्जिलिंग रायगंज बालूरघाट, ये फेज़ 3 मालदा उत्तर मालदा दक्षिण जंगीपुर मुर्शिदाबाद, ये वाला एरिया। यही हम कह रहे हैं। यहाँ तक फर्स्ट 2 फेज़ बीजेपी एडवांटेज, थर्ड बाय द फेज़ वे आपने एक चीज नोटिस की है, फेज 1 2 3 ऑल ऑफ देम नेसेसरली ऑल कंस्टिट्यूएंसीज शेयर अ बाउंड्री विद बांग्लादेश। बट दैट इज वेरी नेचुरल बिकॉज वो phase है, का बनावट ही ऐसा लेकिन सिवाय कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 2 हाँ आप देखिए सारी कंस्टिट्यूएंसीज अच्छा, जो like हैं that, वो yeah. वो फेस करती हैं वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। बांग्लादेश को। लेकिन यहाँ पर आप धीरे धीरे फिर अंदरूने मुल्क जाते हैं। अंदरूनी मुल्क। हाँ जी, तो ये तो वही कह रहा हूँ कि मैं फेज 4 5 6 7 बंगाल में डिसाइसिव रहेंगे। हाँ बिल्कुल। आप बताइए आप कौन से राज्य बात आइए, करना अब- चाहेंगे अब- या आप ऑडियंस से बात करना चाहेंगे? नहीं, ऑडियंस से तो अभी बात करेंगे, पहले ज़रा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को भी देख लें, क्योंकि यहाँ पर जो आपने अपने एक्सेल शीट में, क्योंकि इस चीज़ की महारत आपको हासिल है, आपने ये हमें बताया कि यहाँ पर एक एक फेज़ बढ़ा है। एक हाँ जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में। एग्जैक्टली। तो महाराष्ट्र में जो एक फेज़ बढ़ा है, ये इसके पीछे आपको क्या लगता है, गणित क्या है, और एरिया वाइज स्ट्रेंथ और वीकनेस सबसे बताइए। tricky क्योंकि question- महाराष्ट्र क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ 2 शिवसेना, 2 एनसीपी, 1 कांग्रेस, और अभी आपने देखा राज ठाकरे के साथ भी और अमित शाह की मीटिंग, प्रकाश अम्बेडकर। और प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी। यानी कि मतलब ऐसा जबरदस्त कॉन्टेस्ट जिसमें इतनी सारी पार्टियां लगी हुई हैं, मल्टीपोलर मल्टीपोलर कॉन्टेस्ट, खिचड़ी कॉन्टेस्ट, एकदम। बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते क्या होने वाला है। बस ये बता सकता हूँ कॉन्टेस्ट क्या क्या रहेगा कहाँ पे। फेज 1 2 में कांग्रेस इंडिया अलायंस की तरफ से लीड लेगी। ये विदर्भ का इलाका है। जैसे जैसे आप अंदर फेज 1 और 2 जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे, ये मराठवाड़ा वेस्टर्न महाराष्ट्र का इलाका आ जाता है। तो मराठवाड़ा में शिवसेना और एनसीपी ट्रेडिशनली स्ट्रांग रहे हैं, वेस्टर्न महाराष्ट्र में एनसीपी ट्रेडिशनली स्ट्रांग रही है। और फिर ये जो कोंकण का इलाका है और मुंबई थाने का इलाका है, यहाँ शिवसेना स्ट्रांग रही है ट्रेडिशनली। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन कहाँ से लड़ रहा है, अभी टिकट का बंटवारा नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा खिचड़ी पक गई है तो कुछ भी कहना मुश्किल है। बट ये कह सकता हूँ अलग अलग फेजेस में इंडिया और एनडीए दोनों के अलग अलग जो है दल वो लीड लेंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, फेज 1 2 में इंडिया अलायंस में कांग्रेस लीड लेगी, सामने भाजपा खड़ी होगी विदर्भ में, क्योंकि नागपुर वगैरह का इलाका भी यहीं से आता है। फेज 3 की तरफ जब आप आएंगे तो फेज 3 ये वेस्टर्न महाराष्ट्र, एनसीपी वर्सेस एनसीपी और कुछ हद तक बीजेपी। फेज 4 मराठवाड़ा, और मराठवाड़ा में जो है वहाँ शिवसेना और एनसीपी स्ट्रांग रहते हैं, तो शिवसेना एनसीपी वर्सेस शिवसेना एनसीपी। फेज 6 ये जो फेज 6 मुझे क्यों नहीं दिख रहा संकेत, फेज 6 नहीं दिख रहा मुझे। हाँ, क्योंकि यहाँ पर 7 फेज में नहीं हो रहा ना, अच्छा, यहाँ पर right. दिस इज नॉट अ 7 फेज Yes, that's कॉन्टेस्ट। correct, that's correct. ये My मेरे bad. ख्याल यहाँ Yeah. 1 2 3 4 5 चरणों में है। तो 5वें फेज में बाकी मराठवाड़ा हाँ। और मुंबई का इलाका। करेक्ट। मराठवाड़ा में फिर वही एनसीपी शिवसेना, और मुंबई के इलाके में शिवसेना और बीजेपी स्ट्रांग रहेंगे। ये तो देखिए ये मैप में बाकायदा जूम करके भी बिल्कुल बताया कि करा हुआ है। आबादी ज्यादा है ना, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी ज्यादा। अलग अलग इलाकों में दोनों ही फॉर्मेशंस के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स टक्कर में होंगे। मैं एक सवाल पूछना इस चाहता समय हूँ, मैं वोट आपसे ट्रांसफर पूछना करके चाहता हूँ, ये कहना जो बहुत मैं बहुत बढ़िया, ये जो मल्टीपल राउंड्स में चुनाव हो रहे हैं, मल्टीपल फेज में हो रहे हैं, और ये सबसे लंबे चुनाव हो रहे हैं, 46 डेज का चुनाव चल रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसको not should I say, I think this is mockery of the system. हाँ, When elections are conducted by EVM, हाँ, then why so long period is being taken? ये This is manipulation. सुना आपने? This कि अगर is- ईवीएम this से is- हो रहा है this तो is- फिर इतना लंबा क्यों?
तो इलेक्शन कैन बी कंडक्टेड विद इन शॉर्टेस्ट पीरियड एंड रिजल्ट बी डिक्लेयर्ड विद इन 1 or 2 days. 2 days period. Then why such a long process has been adopted? It is beyond understanding. नहीं, जैसे देखिए फॉर इंस्टेंस बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पर तो पहले भी 7 फेजेस में इलेक्शन होते थे। ये तो ड्यूरेशन बढ़ गया है, टाइम बढ़ गया है, और ये एक तर्क ये दिया जाता है कि हमारी जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं वो भी बढ़ गए हैं। 97 करोड़ वोटर्स हैं इस बार। That is okay. पॉपुलेशन है तो वोटर होंगे, नो डाउट. हाँ। बट अब व्हाट शुड आई से, इज देयर एनी आप बोल डालिए। इज देयर एनी डेमोक्रेसी हाँ। when voters are purchased by a bottle and some other valuable, then what is the value of the democracy in this country? प्रॉब्लम ये भी तो है ना, जो ईवीएम के खिलाफ जो मुहिम छेड़े हुए थे वो खुद समाजवादी पार्टी की टिकट लेकर के एडवोकेट भानु प्रताप इसी ईवीएम पर अब चुनाव लड़ेंगे। तो आप जिस चीज़ पर अविश्वास प्रकट कर रहे थे, अब आप उसी ईवीएम के मुकाबले में उतर आए हैं। तो ईवीएम के खिलाफ की जो लड़ाई थी वो अपने आप ईवीएम के खिलाफ जो लोग मोर्चा उठाए हुए थे उन्होंने ही उसको डिस्क्रेडिट कर दिया। ये भी एक पहलू है। आपका क्या कहना है रिगार्डिंग ईवीएम? नहीं, रिगार्डिंग लंबा इलेक्शन। एक्चुअली क्या है कि यू विल सी के इन फेसेस इन सम स्टेट्स 4-5 सीट्स के लिए एक फेस हो रहा है। हाँ, ये रहा ना, ये अभी शायद दिखाएगा, ये जैसे ये वेस्ट बंगाल है, अब आप बताइए 3 सीट्स 4 सीट्स। अब आप रीजन 4-5 सीट के लिए एक फेस हो रहा है, आप पूरा फेस है जिसके लिए अब मूवमेंट देखिए कहाँ से कहाँ आएगा, फोर्सेस का मूवमेंट, जबकि ये मोबिलाइज की जा सकती थी उसी फेज में। दिस इज ओनली मैनिपुलेशन सो दैट दे कैन गेट मोर टाइम फॉर कैंपेनिंग। दिस इज द बीजेपी एंड ईसी सिस्टम है. हाँ, ये सिस्टम को जो है ना ये यहाँ पे मैनिपुलेट किया गया है, सारा जो सिस्टम है प्रोसेस एंड पावर, इट ये जो भी है ना, जितना भी ये फेसी जितना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। पहले इलेक्शन नहीं होते थे जब काउंटिंग होती थी, जब वोट काउंटिंग होती थी, ईवीएम नहीं थे, तब भी इतना लंबा नहीं होता आपका ये मानना है ये लंबे चुनाव जो हैं ये चुनाव में लाभ देने के लिए ताकि ज्यादा कैंपेनिंग हो सके? ज्यादा लेकिन ये बताइए, ज्यादा कैंपेनिंग ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बीजेपी करेगी, No, but- कांग्रेस भी तो कर सकती है। बट यू सी के बीजेपी इज हैविंग मोर रिसोर्सेज नाउअडेज। यू सी सिस्टम उनके हाथ ऐसी देखिए पीएम इज हैविंग गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर्स, जो पावर इन में है, जो गवर्नमेंट है, दे आर हैविंग एवरी रिसोर्सेज। मॉनेटरी लीजिए, मैन पावर भी दे कैन क्रिएट मैन पावर ऑल्सो, सो दे कैन मैनिपुलेट द थिंग। और आप ये देखिए कि कितने दिन से प्राइम मिनिस्टर पे कोड ऑफ कंडक्ट नहीं हुआ है। आज जिसके लिए अखबार में भी आया, कौन सी पार्टी ने, वहाँ डीएमके ने उस पर ऑब्जेक्शन किया है कि आप जो है ना कंपेनिंग किए जा रहे हैं लगातार, और वो भी गवर्नमेंट की स्कीम जो है ना आज तक करते रहे हैं वो लोग। तो ये सारा मैनिपुलेशन है ये। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं सर की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके ओपिनियन के लिए। थैंक यू वेरी मच। फैन ऑफ यू। अरे सर, मैं आपका फैन, आपकी बात से। रवि जी के बाद एनडीटीवी में आपको ही देखते हैं. थैंक यू सर, थैंक यू। आपको देख के हम लोग देखते हैं हम। अरे थैंक यू। बत्रा, आशुतोष की शो हाँ पे जी, आप हाँ आते जी, रहे हैं। ये इसको हमने नाम दिया है नहीं, कार्तिकेय वो- बत्रा जी का बोर्ड। अच्छा 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 ये बत्रा जी का बोर्ड है जो कि हम लेकर के आ जाते हैं और ये बोर्ड पे अच्छे से समझाते हैं। हमें लगा आज जनता के बीच में बोर्ड लेके आए। डेफिनेटली Thank you. गुड इनिशिएटिव। एक्चुअली क्या है कि पब्लिक को जो है ना, जो पैसे के दम से और इस दम से जो है ना, पहले कंपेयर लोगों को माइंड को इस टाइम जो चल रहा है, ये माइंड गेम है। इलेक्शन जो है ना ये चेंज कर दिया माइंड गेम से। नो बॉडी इज गोइंग फॉर इशूज़। आप सिर्फ चेहरा दिखा रहे हैं, आप बताइए इशू पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। अभी आप देखिए राहुल गांधी का शक्ति पे ही आप बोल रहे हैं, शक्ति, अरे वो शक्ति की दूसरी बात कर रहा है, आप कह रहे हैं कि बात कर रहे थे, लेकिन आपको भी ये मानना पड़ेगा राहुल गांधी के जो शब्दों का चयन था, हिंदू धर्म में एक शक्ति होता है, उनकी बात जो है अगर वो हिंदू धर्म ना बोलते तो भी उतनी ही वाजिब थी। अब ये है कि शब्द को आप तो जानते हैं, वो तो मशीन लेकर के वो तो मशीन लेके उन्होंने घुमा दी। सो यही हो रहा है। और क्या हो रहा है, इलेक्शन तो यही चल रहा है। बीजेपी के पास कोई इशू पे लड़ने की बात ही नहीं है। जब वो नारी शक्ति बता रहे थे तो उसमें बहुत सारे रेसलर्स जो हैं उन्होंने बोला कि भाई ब्रिजभूषण शरण सिंह, आप गति शक्ति भी तो चला रहे हो ट्रेन, तो वो कहाँ शक्ति आ गई? इस तरह शक्ति के नाम से तो बहुत सारी चीजें नहीं, ट्रेन का तो आलम ये है साहब कि स्लीपर क्लास में चले जाइए तो पता चलेगा कि हालत क्या है असली, जनरल के लोग किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं। आप ये देखिए ना, लोकल ट्रेन जो स्टेट्स में चलती थी ना, लोकल ट्रेन, बहुत सारी ट्रेन बंद करी है, काफ़ी सारी ट्रेन बंद करी है। और आप जो है ना उसके क्यों बंद की है? क्योंकि उसको ये जो भी नई ट्रेन चली है इनको रास्ता देने के लिए वो उन्होंने कैंसिल ख़त्म कर दिया उन्होंने। आई बीन टू भिलाई, तो वहाँ से चलती थी, क्या बीच में चलती है रायपुर के लिए और आगे दूसरी
हैं वहाँ से बीच में चलती थी, वो सारी आजकल बंद पड़ी हैं फॉर द लास्ट 1 and 2 years। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। आइए, महाराष्ट्र के बारे में बात कर ली, अब जल्दी जल्दी स्टेट्स निपटाते हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, एक असम रह गया। कर्नाटक फटाफट कर हाँ। लेते पहले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कर्नाटक में दो फेज 2 और फेज 3 में इलेक्शन है। हाँ, फेज 2 में ये ओल्ड मैसूर और बैंगलोर का इलाका है। यहाँ पे कांग्रेस अच्छा करने की उम्मीद करेगी। डीके शिव कुमार का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, सिद्धरामैया भी हाँ। मुख्यमंत्री हैं, उनका भी अच्छी खासी पैठ है इस इलाके में। यहाँ पे जेडीएस का बीजेपी अलायंस भी यहाँ पे फ्रक्टिफाई होगा, तो फाइट बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बट कांग्रेस को यहाँ अच्छा करना होगा। कांग्रेस के पास दो मेन रीजन है कर्नाटक में, ओल्ड मैसूर और ये जो हैदराबाद कर्नाटक का रीजन है, जो फेज 3 में जाएगा, जहाँ से मल्लिकार्जुन खड़गे भी आते हैं। करेक्ट। कर्नाटक में अच्छा करने के लिए कांग्रेस को फेज 2 में अच्छा करना पड़ेगा और फेज 3 में ये बिल, क्योंकि जो बाकी है कोस्टल कर्नाटक या मुंबई कर्नाटक या सेंट्रल कर्नाटक, यहाँ पे बीजेपी काफी स्ट्रांग मानी जाएगी लोकसभा इलेक्शन में। हालांकि विधानसभा में कांग्रेस ने हर रीजन में गेन किया था, बट लोकसभा में कांग्रेस के पॉकेट्स लिमिटेड हो जाएंगे। जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में देखिए 3 फेज का इलेक्शन है। यहाँ फेज 1 में केवल एक सीट जा रही है, उसका सिक्योरिटी रीजन है, ये बस्तर का इलाका है। सही बात है। उसके बाद 2 ही फेज है मेन, इसमें भी लेकिन तीन सीटें हैं सीटें सेकंड हैं। फेज में। ये फेज 2 है और फेज फेज 3 में मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो सीट है, ये जो फेज है, इसमें एक सीट बहुत इंटरेस्टिंग है संकेत, वो है सीट नंबर 6 जो कि है राजनांदगांव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये वाली। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि यहाँ से कौन लड़ रहा है? भूपेश बघेल लड़ रहे हैं। हाँ, मैं एक बार कंफर्म करके आपको बताता हूँ बिल्कुल कि कंफर्म कर दीजिए। जी सीट नंबर 6 है राजनांदगांव, भूपेश बघेल जी यहाँ से लड़ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पे ताम्रध्वज साहू को भी उतार दिया है, भूपेश बघेल को भी उतार दिया है, हो सकता है टीएस सिंह जो भी उतर जाए नंबर ये फेज 3 की सीट्स हैं उनमें से, सरगुजा से। तो अगर ऐसा होता है तो बड़े चेहरों के नाम पर क्या कांग्रेस 2-3 सीटें छत्तीसगढ़ से निकाल सकती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पे 4 फेज इलेक्शन है। हाँ। ये जो पहला फेज है ये ट्राइबल बेल्ट है, इसमें छिंदवाड़ा भी आ गया, तो हाँ। यहाँ कांग्रेस कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगी। फेज 2 और फेज 3, फेज 4, इसमें मुझे बस 2 ही जगह कांग्रेस के लिए ओपनिंग दिख रही है। एक फेज 3 के ग्वालियर चंबल के इलाके में और एक फेज 4 के ट्राइबल इलाके में। ये 1, 2 और 3, ये 3 इलाकों में कांग्रेस के चांसेस कुछ बन सकते हैं। एक सीट आई थी पिछली बार, क्या इसको वे 3, 4, 5 कर सकते हैं? अच्छे कैंडिडेट देंगे, मुद्दा लोकलाइज करेंगे, अच्छा कैंपेन चलाएंगे तो बात बन सकती है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। आखिरी बात असम की कर लेते हैं। 3 सीटें कांग्रेस के पास है यहाँ पर इस समय, और इस बार असम में एक डेवलपमेंट हुई है संकेत, जो आपको भी मालूम होगा। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिलिमिटेशन हुआ है, करेक्ट। तो सीटें बदल गई हैं। अब जैसे देखिए आप 1 से 14 में आपको कालियाबोर कोई सीट दिख रही है? कालियाबोर गौरव गोगोई की सीट होती थी, वो हाँ। सीट ही नहीं है अब। हाँ, तो इस वजह से गौरव गोगोई को दूसरी सीट से लड़ना पड़ रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पे 3 हिस्से हैं। ये मुस्लिम बेल्ट है, लोअर असम, हाँ, ये ट्राइबल बेल्ट है, आपका बदरुद्दीन अजमल वो इधर और से लड़ते कांग्रेस हैं। फैक्टर, वो सब यहाँ आपको पे यहाँ दिखता है। हाँ, ये लोअर असम है, सॉरी ये बराक वैली है, हाँ, सुष्मिता देव यहाँ से आती थी। करेक्ट। और ये है आपका अपर असम, जहाँ ट्रेडिशनल असमीज लोग रहते हैं, टी गार्डन्स वगैरह सब यहाँ पर है। हाँ, बीजेपी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है आज की तारीख। गौरव गोगोई कोशिश करेंगे अपनी सीट निकालने की, और एक जो उनको बोरदोलोई को दी गई है सीट, वो भी कोशिश करेंगे निकालने की। ये जो इलाका है, यहाँ का ऐसा ज्योग्राफी है, यहाँ पे हिंदी स्पीकिंग बंगालीज भी हैं बहुत सारे, हाँ, तो उनका सपोर्ट बीजेपी को जा रहा है पिछले कुछ समय से। करेक्ट। तो कांग्रेस के लिए ये इलाके में सीटें निकालना अहम होगा। हाँ। इसमें एक बोडो एरिया भी आता है। करेक्ट। अब आप देखिए, ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 सीटें हैं जहाँ पर कांग्रेस चाहे तो अपना मैजिक दिखाने की कोशिश कर सकती है। हालांकि यहाँ रिवर्स पोलराइजेशन भी होगी। हाँ, अगर कांग्रेस यहाँ माइनॉरिटी वोट पे डिपेंड करेगी, हाँ, तो उसका असर तो इधर रिवर्स पड़ेगा। पोलराइजेशन भी यहाँ भी होगी। यहाँ अच्छा। तो होगा ही, हाँ, बट यहाँ भी रिवर्स पोलराइजेशन होगी सीट के अंदर। करेक्ट। तो देखना अहम होगा कि, क्योंकि यहाँ पे AIUDF कांग्रेस के अलायंस ने असेंबली में अच्छा किया था, हाँ, लेकिन लोकसभा की गणित अलग होती है। लेकिन कांग्रेस का ओपनिंग यहाँ बनेगा। ये जो हाँ। सीटें हैं, ये फेज 3 की हम बात करें, कोकराझार, धुबरी, बारपेटा, गुवाहाटी, इसमें जो कोकराझार है वो वहाँ पे बोडो मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनता है। धुबरी से अजमल जी आते थे, जो पुरानी धुबरी सीट थी, बारपेटा और फिर गुवाहाटी में रिलेटिवली मैं बोलूँगा बीजेपी स्ट्रांग रहेगी। जी बिल्कुल।
चलिए कार्तिकेय बत्रा जी, आप ने बहुत अच्छे से समझाया, अपने बोर्ड से बहुत अच्छे से समझाया, चार्ट्स के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया। माफी कीजिएगा, थोड़ा जुकाम था आज, तो उसकी भी आपको आवाज आएगी मैं समझ रिकॉर्डिंग सकता में। हूँ, इस वजह से मैं आपको एक रामबाण इलाज देता हूँ। आइए रिकॉर्डिंग बंद करते हैं और छोले भटूरे खाते हैं पीएम स्नैक्स कॉर्नर। अदरक की चाय के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।